मैं तुम्हें मिलाना चाहूँगा इकी निन्गो डॉल से, जिसको हम इंग्लिश में द लिविंग डॉल भी कहते हैं। इसके आसपास के जितने लोग थे जो इस डॉल के साथ आसपास रहते थे, उनकी ज़िंदगियां भी इस डॉल ने बर्बाद कर दी थी। मैं तुम्हें एक तरह से वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर तुम्हें डॉल्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो भी, एंड अगर तुम्हें डर लगता है डॉल से, तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। हम व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर है, तुम जो भी करना चाहो, छोड़ के जाना चाहो छोड़ के चले जाओ, रुकना चाहो रुक जाओ। मेरा फ़र्ज़ है बताना, मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस डॉल की कहानी जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। टाइम था 1976 का, एंड जुंजी इनागावा इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान था टेलीविज़न इंडस्ट्री का। उसको हर कोई बड़ा छोटा टेलीविज़न आर्टिस्ट जानता था, एंड वो काफ़ी ज़्यादा फेमस 1980s में हुआ था जब उसने तकेशीज़ कासल पर अपनी अपीयरेंस भी दी थी। एंड 1970s के टाइम पे जो जुंजी इनागावा थे वो रेडियो स्टेशंस, म्यूज़िक एंड डॉल्स का जो प्ले होता था, जो थिएटर वगैरह होता था ना, जो ऑडियंस को बुलाकर उनके सामने प्लेज वगैरह होते थे, तो ये जो पपेट प्ले होता था ये उसमें ज़्यादातर अपना प्रेजेंटेशन देते थे। एंड अगर मैं तुम्हें स्पेशली बताऊं कौन सा पपेट प्ले, तो ये बेसिकली बुनराकू प्ले में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज थे। बुनराकू प्ले में क्या होता है, जो डॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं एंड उनको पूरे हाथ से हिलाना पड़ता है। तो ये बात है 1970s की, जब इनागावा एक म्यूज़िक शो में काम कर रहे थे। एक म्यूज़िक प्रेजेंटेशन होने वाली थी जिसको कि ये लीड कर रहे थे। स्टेज पर काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे एंड इनके परफॉर्मर्स, ये सब लोग बिहाइंड द सीन थे, ये बैक स्टेज पर थे। एंड अचानक से वहीं पर एक परफॉर्मर जो था, एक सिंगर जो था, वो बहुत ही तेज़ रोने लग जाता है। उसके रोने की कोई हद नहीं थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी आंसू निकाल कर, एंड वो चुपने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब तक इनागावा उस परफॉर्मर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि शो का डायरेक्टर ऑलरेडी उस बंदे को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बंदा इतना रो रहा है कि वो चुपने का नाम ही नहीं ले रहा। जब इनागावा उसके पास गए, उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो वो बताता है कि रेडियो पर जब वो रेडियो सुन रहा था तो उसने एक औरत को चीखते चिल्लाते रोते हुए सुना। उस परफॉर्मर ने ये बताया कि इस औरत को, ये जो औरत रेडियो पर थी, उसको ये परफॉर्मर जानता था, लेकिन ये औरत जो थी जिसकी आवाज़ उसे आ रही थी वो तो काफ़ी पहले मर चुकी है। लेकिन इस आवाज़ में इतना दर्द था, इतना ज़्यादा वो तेज़ चिल्ला रही थी कि परफॉर्मर को भी उसके लिए दुख होने लगा एंड वो रोने लगा रेडियो पर आवाज़ सुनकर उस औरत की। के बाद बड़ी मुश्किल से इनागावा और उस डायरेक्टर ने इस बंदे को छुपवाया, लेकिन पूरे शो के दौरान, पूरी परफॉर्मेंस के दौरान ये बंदा ना हंसा ना बोला, एकदम चुपचाप अपनी परफॉर्मेंस इसने कंप्लीट करी। शो रैप होने के बाद इनागावा ने सोचा कि इस परफॉर्मर को सही सलामत इसके घर पर पहुंचा कर आना उनका खुद का फ़र्ज़ बनता है। उनको लगा इस बेचारे की हालत ठीक नहीं है, पता नहीं ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा अपने घर पर। तो इनागावा ने सोचा मैं इसके साथ ही निकलता हूँ। तो इनागावा और ये परफॉर्मर एक टैक्सी में बैठते हैं एक साथ एंड अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ये राइड लग रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा आराम से ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, अनटिल इनागावा ने एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि जैसे जैसे उनकी टैक्सी उनके घर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, वो टैक्सी जब भी किसी मोड़ पर, किसी ब्लॉक पर मुड़ती है, वहाँ पर उन्हें एक लड़की खड़ी हुई मिलती है जो कि रेड किमोनो पहनी हुई थी। वो बताते हैं कि रेड किमोनो में एक इतनी छोटी बच्ची को देखना 1970s के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ थी। बेसिकली जो किमोनो था वो जापान का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, जो कि अगर तुम इस टाइम पर किसी बूढ़ी औरत को पहने देखते तो ये मेक सेंस करता, क्योंकि वो मतलब बचपन से उसे पहन रही हैं एंड अगर अभी भी पहन रही हैं तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन इस टाइम पर एक छोटी बच्ची किमोनो पहनी हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था उनके लिए। एंड उससे भी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ उनके लिए ये थी कि लड़की उन्हें हर मोड़ पर दिख रही थी। उन्होंने बताया कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी और बहुत ही ज़्यादा नफ़रत वाले वे में उनकी तरफ देख रही थी और बिल्कुल आँखों में आंखें डालकर देख रही थी। बहुत ही गुस्से में लग रही थी वो, लेकिन वो जितना भी आगे उससे चले जाएं उन्हें कहीं ना कहीं पर वो लड़की ज़रूर दिख रही थी।
जब इनेगावा का घर आता है एंड उन्होंने बताया जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने कसम खाकर ये बात कही कि उन्हें वही बच्ची बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा डार्क एक्सप्रेशन में उनकी तरफ आते हुए दिखी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। वो एकदम से पीछे को हुए, थोड़ा सा डरे एंड वो लड़की अचानक से गायब हो गई। उन्होंने एकदम से ड्राइवर की एंड वो जो परफॉर्मर था उसकी तरफ को देखा कि क्या उसने भी इस बच्ची को देखा ऐसे आते हुए उनकी तरफ को, तो उन दोनों का कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, जैसे कि उनको कुछ पता ही ना चला हो कि ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ये एकदम से पीछे हुए हैं इनेगावा। ड्राइवर पूछता भी है कि क्या हो गया आपको, मतलब ठीक हो आप? तो इनेगावा कहते हैं कि क्या तुम्हें वो बच्ची नहीं दिखी, मतलब इतने टाइम से जो हमें फॉलो कर रही थी? तो ड्राइवर उनसे कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बच्ची थी ही नहीं। इनेगावा उस रात काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो अपने घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनकी वाइफ ऑलरेडी सो चुकी हैं। वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी आराम से जाकर सो जाएंगे एंड वो ऐसा ही करते हैं। अगले दिन जब ये दोनों उठते हैं तो इनेगावा की वाइफ उन्हें बताती हैं कि उन्हें पक्का यकीन है कि इनेगावा के आने से पहले जब उनकी वाइफ जगी हुई थी तब कोई ना कोई तो उनके घर में आया था। इनेगावा को उस दिन ये इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये उनके साथ आज पूरे दिन क्या हुआ एंड उन्होंने ये मान लिया था वो मे बी या तो कोइंसिडेंस होगा कि उनकी वाइफ को वो भी उसी दिन कुछ ऐसा लगा एंड उनको भी ऐसा लगा कि उन्होंने कोई बच्ची को देखा था रास्ते में, तो उन्होंने सोचा मे बी ये सब एक कोइंसिडेंस हो या फिर हेल्यूसिनेशंस हो एंड उन्होंने इसी सब को भुला दिया था। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा था इनेगावा की लाइफ में, अनटिल इनेगावा को एक ऑफ़र आता है एक बुनराकू प्ले में प्रोडक्शन का काम संभालने का। बुनराकू प्ले जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एक ऑडियंस वगैरह आती हैं एंड स्टेज पर एक पपिटर होता है जो कि डॉल के थ्रू पूरी स्टोरी बताता है लोगों को। तो बेसिकली एक प्ले होने वाला था जिसकी प्रोडक्शन का काम दिया जाता है इनेगावा को एंड इनेगावा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस प्रोजेक्ट में, तो वो काफ़ी जल्दी ही हाँ भी कर देते हैं एंड पहले दिन पहुँच जाते हैं उसके प्रोडक्शन पर। जब पहले दिन वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब कुछ नोटिस करते हैं कि सब काम कैसे हो रहा है, कौन क्या क्या काम कर रहा है। लेकिन इसी सब के दौरान जब वो ऐसे राउंड ले रहे थे तो उनकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है एंड उनकी आंखें एकदम थम जाती हैं उस चीज़ पर। वो उस जगह पर ही रुक जाते हैं, उनकी हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं, उनकी धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है क्योंकि उनकी नज़र पड़ी थी इस शो की, इस प्रोडक्शन की मेन लीड कैरेक्टर वाली डॉल पर। एंड ये जो डॉल थी ये बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखती थी जो कि उस रात इनेगावा को वहाँ पर रास्ते में मिली थी। इवन उसके एक्सप्रेशंस, उसकी आँखें, उसके बाल, इवन उस डॉल ने उस लड़की की तरह ही वो रेड किमोनो भी पहना हुआ था। इस टाइम पर इनेगावा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा मे बी ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, तो उन्होंने वहीं पर इस बात को टाल दिया। और अभी ये जो प्रोडक्शन वगैरह चल रही थी ये तो अपना स्मूथली चल रही थी, लेकिन ये जो डॉल थी ये भी कंप्लीट नहीं हुई थी। इस डॉल के जो हाथ पैर वगैरह थे वो लगाने रह गए थे एंड इसीलिए ये डॉल फिर से दोबारा से जो बना रहा था डॉल को उसके पास भेज दी जाती है इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अजीब चीज़ ये होती है जब ये डॉल कंप्लीट होकर आती है, जो बंदा ये काम कर रहा था इनेगावा के लिए उसका नाम था मायोना। मायोना इस डॉल को लेकर आता है उस बंदे के पास से जिसको कि काम दिया गया था डॉल बनाने का, तो सब लोग नोटिस करते हैं कि किसी अननोन रीज़न की वजह से रास्ते में ही उस डॉल का राइट पैर और राइट हाथ इंजर्ड हो गया था, यानी कि उस डॉल का राइट पैर और राइट हाथ टूट गया था। मायोने से जब पूछा जाता है इनेगावा उससे पूछते हैं कि इसका क्या रीज़न है, तो वो कुछ बता ही नहीं पाता। वो कहता है मैं तो एकदम सही सलामत निकाल कर लाया था वहाँ से, रास्ते में भी जब मैंने देखा ये ठीक थी, आई डोंट नो यहाँ पर आते ही इसे क्या हो गया। एक बार फिर से इस डॉल को भेजा जाता है वापस उसी इंसान के पास जिसको बनाने के लिए इसे दिया गया था पहले, कि जल्दी से इसका ये हाथ और ये पैर ठीक कर दो। वो ठीक कर जब भिजवाता है तो फिर से किसी अननोन रीज़न की वजह से इस डॉल का वही राइट हाथ राइट पैर टूटा हुआ होता है। चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाती है पूरे प्रोडक्शन को, बिकॉज अब शो में कुछ ही दिन बचे थे एंड उन्हें जल्द से जल्द प्रोडक्शन भी पूरा करना था, इस डॉल को भी रेडी करना था। तो फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि एक लास्ट बार कोशिश करेंगे इस डॉल को ठीक करवाने की।
ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक लास्ट बार इसको लेकर जाएंगे बिकॉज टाइम इनके पास बहुत ही ज़्यादा कम था। ये लोग उसी इंसान के पास लेकर जाते हैं उस डॉल को जिसने इसे बनाया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस डॉल को बनाने वाला जिस जगह पर रहता था वो वहाँ से जा चुका था। वो बिल्कुल पूरा अपना घर वर खाली कर कर बिना किसी को बताए कि वो कहाँ जा रहा है वो वहाँ से भाग चुका था। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, उसके पड़ोसियों को, जिस घर में वो रह रहा था उसके ओनर को, कि ये बंदा गया तो गया कहाँ। उन्होंने सोचा भी कि किसी और इंसान से ये पपेट को ठीक करवा लिया जाए, इस डॉल को ठीक करवा लिया जाए। लेकिन उस टाइम तक ये जो डॉल्स वगैरह थी बनानी लोगों ने बंद कर दी थी जापान में। पहला रीज़न ये था क्योंकि अब डॉल्स वगैरह से लोग डरने लग गए थे। वो लोग ये मानने लग गए थे कि डॉल्स वगैरह कर्स्ड होती हैं, एंड इसीलिए जापान में ये डॉल्स बनाने वाला कल्चर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था एंड इसकी दुकानें बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो उनके पास कोई चारा था ही नहीं वापस से अपनी प्रोडक्शन पर आने का, इसके टूटे हाथ और टूटे पैर के साथ ही। अब ये जो डॉल थी ऑब्वियसली इसको ठीक कराने का इनके पास कोई साधन भी नहीं था, ना ही इनके पास टाइम था। तो ये सोचते हैं कि इसी तरह से डॉल को ये पोर्ट्रे करेंगे उस प्ले में, एंड बाकी सारी प्रोडक्शन का काम ये दोबारा से शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन और भी बहुत बुरी खबर इनको सुनने को मिलती है। इनके स्क्रिप्ट का जो ये राइटर था जो कि इस प्ले का स्क्रिप्ट लिख रहा था, वो अचानक से इनेगावा के पास आता है एक दिन एंड उन्हें बताता है कि जब वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था अपने घर में बैठकर, तो अचानक से उसके पूरे घर में आग लग गई। किसी तरह से वो तो वहाँ से बचकर निकल गया, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट थी जो कि उसने लिखी थी वो पूरी की पूरी जल गई। एंड इसीलिए इन राइटर्स वगैरह को दोबारा से पूरे स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठना पड़ा इतने कम टाइम में। एंड इसके बाद भी ये ट्रेजिक इंसिडेंट्स रुके ही नहीं। इनके प्रोडक्शन में एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ें होती रहीं। हुआ क्या, कुछ टाइम बाद, इस घर जलने के इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही मायोना इनेगावा के पास आता है। मायोना बेसिकली इस डॉल को स्टेज पर ले जाकर कंट्रोल करने वाला था। वो पपेटर था जो कि इस डॉल को कंट्रोल करने वाला था एंड अपने हाथों से इस डॉल के एक्शंस को डिफ़ाइन करने वाला था स्टेज पर। वो इनेगावा को आकर ये बताता है कि मायोना का जो कज़िन था जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, काफ़ी ज़्यादा उसको मानता था, उसकी डेथ हो चुकी है। उसने बताया कि ये डेथ एकदम ही सडन थी क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उसने अपने कज़िन से बात करी थी एंड उसका जो कज़िन था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाल में था, लेकिन स्टिल अभी उसकी अचानक से डेथ हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये 2-3 ट्रेजेडीज़ होने के बाद ये सब कुछ रुक गया एंड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया। कभी कभार जिन लॉकर्स में ये डॉल्स वगैरह रखी होती थी वो लॉकर्स अचानक से अपने आप गीले हो जाते थे एंड ये पूरी डॉल्स वगैरह भीग जाती थी। कभी कभार ऐसा होता था ये जो विग्स वगैरह रखी होती थी जो कि ये आसपास के जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं इंसान वो पहनने वाले होते थे उन विग्स वगैरह को, तो वो विग्स आग पकड़ लेती थी। कभी कभार वो आग तब पकड़ लेती थी जब वो इंसान उस विग को पहना होता था। प्ले के प्रोडक्शन के दौरान ये सिलसिले चलते ही रहे। काफ़ी सारे लोगों को चोटें लगती रहीं, काफ़ी सारी डॉल्स बर्बाद हो गई एंड वो जो मेन डॉल थी उसका तो राइट पैर और राइट हाथ टूटा हुआ ही था। इनेगावा ने एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि जितनी भी उनके मेंबर्स को, प्रोडक्शन के मेंबर्स को चोटें लग रही हैं, ये सारी चोटें राइट हाथ और राइट पैर पर लग रही थी और सेम ही चीज़ डॉल के साथ थी। उस डॉल का भी राइट हाथ और राइट पैर टूटा हुआ था। इतना सब देखने के बाद इनेगावा को यकीन हो चुका था कि ये सब कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो फ़ौरन से प्रोडक्शन के पास गए, जो हेड्स वगैरह थे, प्रोड्यूसर वगैरह थे, उनसे ये लड़ाई करी कि इस प्रोडक्शन को यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि अगर हम इस प्रोडक्शन के साथ आगे बढ़े तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। काफ़ी देर तक बहस चली लेकिन बाकी सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने यही बोला कि इनेगावा की बातें बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हैं एंड ये सब सिर्फ़ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। प्रोड्यूसर्स वगैरह ने इस प्रोडक्शन को नहीं रोका एंड ये प्रोडक्शन चलता रहा। इनेगावा चाहते तो उसी टाइम उस प्ले से निकल सकते थे लेकिन वो वहाँ पर उसके साथ जुड़े रहे बिकॉज़ वो मेनली वरीड थे अपने दोस्तों के लिए एंड अपने कोवर्कर्स के लिए जो कि उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे।
एंड वो उसी के साथ रहे एंड तक, जब तक वो प्ले पूरी तरह से पोर्ट्रे हो नहीं गया उस स्क्रीन पर। सब यही होप कर रहे थे, सब यही दुआ कर रहे थे कि ये सही से ठीक ठाक तरीके से पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस दिन जिस दिन ये प्ले होना था, अचानक से काफ़ी सारे मेंबर्स ये कहने लगे कि उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। कुछ इवन ये भी कहने लगे कि उनसे बोला नहीं जा रहा है। कुछ इवन ये कह रहे थे कि उनसे हाथ पैर हिलाए ही नहीं जा रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होने लग गई थी उस दिन एंड इसीलिए उस प्ले को पोस्टपोन करना पड़ा अगले दिन तक। ज़ेन इनेगावा को कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लग गया था एंड वो चाहते हैं एक श्राइन पर जाने के बाद वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आते हैं जो कि मतलब इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए हैं, या बेसिकली तुम कह सकते हो उनको कमज़ोर करने के लिए जो चीज़ें जापान में मिलती हैं। उनको बिल्कुल भी उम्मीद तो नहीं थी कि ये सारी चीज़ें काम करेंगी, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो वो यही चीज़ें लेकर आते हैं एंड प्रोडक्शन पर लगा देते हैं अलग अलग जगह पर टू हिज सरप्राइज़ ये चीज़ें एक्चुअल में काम करने लग जाती हैं। होता क्या है कि उस दिन जिस दिन ये पोस्टपोन करके रखा गया था, उस दिन ये प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथली होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये प्ले चल रहा होता है एंड अपने आखिरी एक्ट तक भी पहुंच जाता है। आखिरी एक्ट में होना ये था कि ये जो डॉल थी इसको एक कफ़न में रखा जाना था, जो कॉफिन होते हैं उसमें इस डॉल को रखा जाना था एंड उस कॉफिन को बंद कर दिया जाना था एंड यहीं पर ये प्ले एंड होने वाला था। लेकिन होता क्या है, जैसे इस डॉल को कॉफिन के पास लिया कर जाया जाता है एंड इसको कॉफिन में रखने वो लोग जा रहे होते हैं, अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है कुछ तो। एंड इस आवाज़ के आने के बाद जैसे ही लोगों की नज़र उस डॉल पर जाती है तो अचानक से वो लोग देखते हैं कि उस डॉल के हाथ पैर टूटकर एकदम गिर गए थे ज़मीन पर। वो डॉल पूरी ज़मीन पर गिर चुकी थी, उसके हाथ पैर एकदम टूट चुके थे। इनेगावा उस चीज़ को आज भी याद करते हैं, उस टाइम को जब एकदम से ये सब हुआ था एंड स्टेज बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई थी। इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी कि उनसे खड़ा नहीं होया जा रहा था स्टेज पर। कुछ मेंबर्स इवन ये भी कहते हैं कि उन्हें फॉग तक दिखने लग गया था स्टेज पर एंड ये सब होना था ही नहीं। ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था कि ऐसे इफ़ेक्ट्स आएंगे फॉग के या फिर एकदम ठंडी सी फीलिंग आएगी। आफ्टर ऑल ये प्ले ख़त्म होता है बिकॉज ये लास्ट एक्ट था, तो उसको ऐसे ही ले लिया जाता है कि मे बी यही लिखा गया हो एक्ट में। तो इस एक्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है एंड काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आता है ये एक्ट। एंड सरप्राइजिंगली ये जो प्रोड्यूसर्स थे एंड मायोनो इवन इस प्ले को और भी जगह पर प्रस्तुत करना चाह रहे थे। इनेगावा मना तो करते हैं लेकिन कोई उनकी बात मानता नहीं है एंड इसको और भी काफ़ी जगह पर प्ले करा जाता है। स्मूथली तो नहीं होता लेकिन उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं। लेकिन एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था कि इस प्ले के दौरान इनेगावा को एक कॉल आती है जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। आज तक वो इस बात को मानते हैं कि मे बी ये सब उसी डॉल की वजह से हुआ था। जब काफ़ी सारी जगह पर इस प्ले को कर दिया गया था, दिखा दिया गया था अलग अलग जगहों पर लोगों को, तो अब लोगों ने सोचा कि इस प्ले को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। इनेगावा के मन में सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पर यह था कि इस डॉल के साथ अब क्या करा जाए, क्योंकि अब जब प्रोडक्शन वगैरह ख़त्म हो चुका है तो इस डॉल का भी अब कुछ काम नहीं है। सरप्राइजिंगली जो मायनो था वो राज़ी हो जाता है इस डॉल को अपने साथ रखने के लिए। इनेगावा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है ये चीज़, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में एंड वो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी से ये डॉल हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। इस टाइम पर जापान में काफ़ी सारे टेलीविज़न शोज़ वगैरह चलने लग गए थे एंड जब लोगों को ये पता चला, इन टीवी वालों को ये पता चला कि ये जो प्ले इतना ज़्यादा फेमस प्ले हुआ था, इसके प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उन्होंने इनेगावा को अप्रोच करा कि आप हमारे शो पर आकर लोगों को बताइए कि इस प्ले के बिहाइंड द सीन में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आई, क्या क्या आपने फेस करा। एंड इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव थे इनेगावा इस डॉल को लेकर, इस पूरे प्ले को लेकर। मतलब उन्होंने ये कभी भी रिवील नहीं करा कि ये जो प्ले हुआ था ये पहली बार किस जगह पर हुआ, कौन से इलाके में हुआ था, ये इस प्ले का उन्होंने नाम क्या रखा था।
एंड काफ़ी सारी ऐसी ही चीज़ें उन्होंने सीक्रेट रखी अपने पास ही। अब कुछ टाइम बाद, बिकॉज इनेगावा टीवी इंडस्ट्री में एंड थिएटर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फेमस तो थे ही, तो टेलीविज़न वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था इनेगावा को रीच आउट करना। उन्होंने इनेगावा को रीच आउट करा कि आप आइए हमारे शो पर एंड हमें बताइए कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चीज़ें हुई आपके साथ इस सब प्रोडक्शन में। उन्होंने मायनो को इस सब के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे एक न्यूज़ चैनल है जो कि कवर करना चाहता है ये पूरी स्टोरी को। एंड मायनो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस सब में। तो मायनो और वो डॉल, क्योंकि मायनो के पास ही उस टाइम पर वो डॉल थी, तो मायनो उस डॉल को लेकर उस शो पर जाता भी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें होने लग जाती थी। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते थे। कभी किसी की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी लाइट्स वगैरह अचानक से गिरने तक लग जाती थी सेट पर ही। एंड इसी वजह से ये पूरी रिकॉर्डिंग कभी ना तो बाहर आई, ना ही सही तरह से शूट भी हुई। कुछ टाइम बाद जब इनेगावा मायनो से मिले एंड उन्होंने बात करी इसी सब से रिलेटेड उससे कि क्या हुआ था उस शो पर जब वो गया था, तो मायनो को याद ही नहीं था कि वो किसी शो पर गया था इस डॉल को लेकर। इसके बाद ये सारे इंसिडेंट्स जब मायनो के साथ होने लग गए थे, तो इनेगावा ने उस डॉल को अपने साथ रख लिया था एंड वो पूरी कोशिश में लग गए थे कि इस डॉल को किसी ना किसी तरह से प्योर करवा सकें। वो काफ़ी सारी श्राइन्स पर जाने लगे, काफ़ी सारे मॉन्क्स के पास जाने लगे सबको ठीक कराने के लिए। एंड वो लकीली एक श्राइन में जाते हैं, तो वहाँ पर उसको एक, तुम कह सकते हो मॉन्क या फिर कोई एक साधु वगैरह मिलती हैं जो कि इस डॉल को देखकर ही बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं इनेगावा पर। इनेगावा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है उस मॉन्क से कि प्लीज़ इसको देख लीजिए एक बार, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए हमारी इस डॉल को प्योरीफाई करने में। लेकिन वो जो मॉन्क थी वो साफ साफ मना कर देती है इनेगावा को कि मैं इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये जो डॉल है बहुत ही ज़्यादा इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है एंड इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट है वो एक छोटी बच्ची की है। एंड उस बच्ची की डेथ हुई थी एक बहुत ही ज़्यादा भयानक चोट लगने की वजह से, जो कि चोट लगी थी उस बच्ची के सीधे हाथ पर एंड पैर पर। उस मॉन्क ने इनेगावा को ये भी बताया कि इस बच्ची की डेथ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब एक आसमान से जब बॉम्ब्स वगैरह गिराए जा रहे थे उस दौरान हुई थी। ये सब बताने के बाद उसने साफ साफ इनेगावा को मना तो कर ही दिया था, तो इनेगावा वहाँ से वापस आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें खबर मिलती है कि उस मॉन्क की भी डेथ हो गई थी। इनेगावा को काफ़ी ज़्यादा अजीब तो ये चीज़ें लग रही थी एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था इस डॉल से, लेकिन वो इसके बावजूद भी काफ़ी सारे चैनल्स पर गए थे इसके साथ इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, सब इंसिडेंट्स वगैरह के बारे में बताने के लिए, क्योंकि अभी तक उस डॉल ने उनको डायरेक्टली हार्म तो नहीं करा था एंड उन्हें लग भी रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों को बतानी ज़रूर चाहिए। एंड इसी वजह से वो काफ़ी सारे चैनल्स वगैरह पर गए इस कोशिश में कि वो बता सकें दूसरों को कि उनके साथ इस डॉल को अपने पास रखने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही थीं। नाइनटीन 1979 के दौरान इनेगावा, मायोने और उस डॉल के साथ एक और ब्रॉडकास्ट चैनल पर गए थे जिसका नाम था प्लस अल्फा। एंड ये जो ब्रॉडकास्ट चैनल था ये कुछ टाइम के लिए लाइव भी गया था ऑडियंस के सामने उस डॉल के, इनेगावा के एंड मायोना के साथ। एंड जिन लोगों ने भी इस ब्रॉडकास्ट को देखा था लाइव, उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग क्लेम्स करे थे। ऑल्दो बिल्कुल भी इसकी कोई फुटेज वगैरह देखने को नहीं मिली, काफ़ी सारे लोग इसको फेक भी मानने लग गए थे एंड सिर्फ एक लेजेंड मानने लग गए थे इसको। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये चीज़ भी क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने उस ब्रॉडकास्ट में काफ़ी सारी अनयूजुअल और डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी थीं। तो बताया ऐसा गया कि इस ब्रॉडकास्ट में काफ़ी सारा लोग बैठे हुए थे, जिसमें कि कुछ तो ब्रॉडकास्टर थे जो कि एंकर्स थे उस चैनल के, एंड बाकी 3 थे इनेगावा, मायोने एंड वही डॉल। वो लोग लाइव भी गए थे एंड उन्होंने ऑडियंस से बोला था कि आप कॉल कर सवाल पूछे जो भी हैं आपके इस डॉल से रिलेटेड, इस शो से रिलेटेड, इस प्रोडक्शन से रिलेटेड। कुछ ही टाइम में उनके पास काफ़ी सारी कॉल्स आने लग गई थी, काफ़ी सारी कॉल्स आई एंड सब ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा था। सब ने यही सवाल पूछा था कि वो बच्ची कौन है जो वहाँ पर उस डॉल के पास खड़ी हुई है।
कुछ लोगों ने इवन ये भी बोला कि कोई बच्ची वगैरह नहीं थी बल्कि एक लड़का था जो कि उस डॉल के साइड में खड़ा हुआ था। सवाल सुनकर वो जो ब्रॉडकास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए थे। लोगों ने ये भी बोला कि वो जो एंकर था उसने 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी करा था लाइव पर, एंड वो सभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उनके आसपास कोई बच्ची या बच्चा था ही नहीं। लेकिन ऑडियंस को उसी टेलीविज़न में उस लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बच्ची दिख रही थी। कुछ को एक बच्ची इनेगावा के शोल्डर पर दिख रही थी तो कुछ को एक बच्चा दिख रहा था उस डॉल के बराबर में खड़ा हुआ। ऑल्दो इसकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली थी एंड इसीलिए कुछ लोगों ने इसको सच माना क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था इस सब को। कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं माना, उन्होंने बोला कि ये सब झूठ है। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो गया, ये सब कुछ एक फिक्शन था एंड किसी ने ऐसी स्टोरी बनाकर निकाल दी थी, तो गेस व्हाट, एक दिन अचानक से ये सारी इमेजेस, इस ब्रॉडकास्ट की ओरिजिनल इमेजेस लीक हो गई इंटरनेट पर। ये इंडिकेट करते हुए कि एक्चुअल में ये ब्रॉडकास्ट हुआ था एंड काफ़ी सारे लोगों ने लाइव देखा भी था। इसके बाद भी इनेगावा काफ़ी सारी चैनल्स पर अपीयरेंस देते गए, कुछ इस डॉल के साथ, एक्चुअल डॉल के साथ, एंड कुछ इसके रेप्लिका के साथ। लेकिन आखिरकार हुआ क्या इस डॉल का? आज ये डॉल कहाँ पर है और इन्होंने इस डॉल से छुटकारा पाया या नहीं पाया? एट द एंड इनेगावा के साथ क्या हुआ, इस सब के बारे में बात करते हैं। ये सब चल रहा था, इनेगावा मायोने और ये डॉल के साथ पूरे टीवी पर अपीयरेंसेस वगैरह दे रहे थे एंड लोगों को इस डॉल के बारे में बता रहे थे। उसी बीच इनेगावा इस चीज़ में भी लगे हुए थे कि किसी श्राइन पर जाएं, किसी साइकिक को इस डॉल को दिखाएं, किसी मॉन्ग वगैरह को इस डॉल को दिखाएं ताकि ये डॉल प्योरीफाई हो सके, इसके अंदर जो भी स्पिरिट वगैरह हैं वो इस डॉल से निकल सके। इसी सब उधेड़ बुन में कि इस डॉल को प्योरीफाई करवाना है, वो पहुंचते हैं अपने एक दोस्त तानिकुची के घर पर। वो बेसिकली उसकी एक श्राइन थी, फैमिली श्राइन, एंड वो मॉन्क ही था बेसिकली। उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी एंड काफ़ी ज़्यादा वो इस सब चीज़ों में मानते भी थे। इनेगावा उसके घर पर जाते हैं मायोने के साथ एंड उस डॉल को लेकर, वो रियल डॉल को लेकर उसके घर पर जाते हैं। उसके घर पर जैसे ही वो दरवाजे से एंटर करते हैं एंड वो देखते हैं तानिकुची, उसकी वाइफ, उनकी बेटी दरवाजे पर खड़े थे उनका वेलकम करने के लिए। लेकिन जैसे ही इनेगावा इस डॉल के साथ उनके घर में एंटर करते हैं, ये जितने भी लोग इस टाइम पर इस डॉल को देख रहे थे उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इनेगावा ने इस घर के अंदर एंटर करा था, इस डॉल का चेहरा, आंखें अचानक से बहुत ही ज़्यादा सूज गई थी। उसका जो बाल थे वो एकदम से ऐसे खड़े से हो गए थे, जैसे कि उसे कोई इलेक्ट्रिक करंट वगैरह लग गया हो। उसके बालों का कलर एकदम चेंज हो चुका था। वो डॉल और भी ज़्यादा डरावनी और अजीब सी हो गई थी। इस सब को देखने के बाद भी, अपने सामने ये सब होता देखने के बाद भी, तानिकुची की वाइफ एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र करती है इनेगावा को। तानिकुची की वाइफ इनेगावा से कहती हैं कि आप इस डॉल को चाहें तो हमारे पास छोड़कर जा सकते हैं एंड इसको हम अपने श्राइन में रख लेंगे। एंड वो ये भी बोलती हैं इनेगावा से कि वो चाहती हैं इस डॉल के लिए एक नया किमोनो बनाना, बिकॉज ये जो पुराना किमोनो था, जो कि रेड किमोनो वो ऑलरेडी पहनी हुई थी इतने टाइम से, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो उन्होंने ये भी वादा करा इनेगावा से कि वो इस डॉल के लिए एक नया किमोनो भी बनाएंगी। इनेगावा तो यही चाह रहे थे इस डॉल से छुटकारा पाना, तो वो अपने दोस्त के घर और श्राइन में इस डॉल को छोड़कर आ जाते हैं। डॉल को अपने दोस्त के घर पर छोड़कर आने के बाद इनेगावा एंड मायोने के लिए उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो गई थी। वो एकदम इस डॉल से दूर थे एंड उन्हें कुछ भी ऐसा अजीबोगरीब इंसिडेंट्स देखने को नहीं मिला था। ये दोनों अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए थे। इनेगावा को भी काम मिल रहा था एंड वो अपना काम कर रहे थे एंड मायोने को तो इवन यूरोप के एक प्रोडक्शन हाउस में भी काम करने का मौका मिला था। सब कुछ ठीक चल रहा था अनटिल इनेगावा को एक कॉल आती है एंड उस कॉल में उन्हें पता चलता है कि उनके इतने ज़्यादा ख़ास दोस्त मायोने की डेथ हो चुकी है। डेथ का रीज़न बताया जाता है कि मायोने को आग ने पकड़ लिया था, उसे किसी तरह से आग लग गई थी मायोने के ऊपर एंड वो जिंदा जलकर मारा गया था। ये सुनकर इनेगावा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बिकॉज़ उसकी डेथ से पहले ही
उन्होंने उसी दिन उससे बात भी करी थी फ़ोन पर मायोने से। लेकिन इसके बारे में भी इनेगावा को बाद में ये पता चलता है कि जिस टाइम पर वो इनेगावा से बात कर रहे थे उससे 1-2 घंटे पहले ही मायोने को डेथ कंफर्म कर दिया गया था। मायोने की डेथ के बाद इनेगावा को काफ़ी ज़्यादा तुम कह सकते हो सदमा सा लगा, बिकॉज वो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त था। एंड उसकी डेथ के बाद इनेगावा ने पूरी तरह से इस डॉल के बारे में बात करना बंद कर दिया था अनटिल तानेगुची उनके घर पर आता है। इनेगावा को तानेगुची ये बताता है कि इस टाइम तक वो डॉल बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि एकदम शांत बैठ गई थी। तानेगुची इनेगावा को ये बताते हैं कि जो तानेगुची की छोटी बेटी थी वो पूरी रात जागी रहती थी एंड उस डॉल के साथ बैठी रहती थी। वो ये बताती थी कि उस डॉल के साथ वो बात करती है, उस डॉल के अंदर जो स्पिरिट है वो उनकी बेटी से बात करती थी। एंड एक दिन वो उस डॉल के अंदर जो बच्ची का घोस्ट था, जो उस बच्ची की आत्मा थी, उसने उस तानेगुची की बेटी से ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ मेरी भी माँ बने, वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करें। ये बात सुनकर तानेगुची की जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी ऑब्वियसली, बिकॉज़ ऐसे कोई घोस्ट आकर उनसे बोले कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी माँ बने तो कोई भी डर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डर गई एंड उन्होंने वो डॉल एक दूसरे लोकल श्राइन में दे दी थी, ऐसे ही किसी को भी बस जल्दी से उससे छुटकारा पाने के लिए। उन्होंने उस डॉल के लिए जो वादा करा था कि वो उसके लिए एक नया किमोनो बनाएंगी वो भी नहीं बनाया, बस जल्द से जल्द उसे एक दूसरे श्राइन के लीडर को या श्राइन के जो भी मॉन्क होते हैं उनको दे दिया था। एंड कुछ टाइम के बाद सरप्राइजिंगली वो डॉल अपने आप ही गायब हो गई। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है, इवन जिस श्राइन में उसको दिया गया था उस श्राइन के मॉन्क को भी नहीं पता था कि वो डॉल गई तो आखिर गई कहाँ पर। कि कुछ टाइम बाद एकदम से सब कुछ खाली हो गया, वो डॉल एकदम से गायब हो गई, किसी को नहीं पता। ना इनेगावा ने उस डॉल को कहीं देखा, ना ही किसी और ने कुछ फील करा उस डॉल से रिलेटेड। इनेगावा ने एक बार और ये बताया था टेलीविज़न पर ही कि एक बार कुछ टाइम के बाद उसी इंसिडेंट के एक बार वो स्पिरिट उनसे मिलने भी आई थी उनके घर पर। मतलब अब ऐसा नहीं कि वो आई उनके साथ बैठकर हालचाल पूछे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो एक दिन सो रहे थे अपने घर में अकेले एंड अचानक से उनके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है, इनेगावा जब देखते हैं तो उन्हें ऐसे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर उन्हें एक सिर दिखता है जो कि बिल्कुल उसी बच्ची की तरह था जैसा कि उन्होंने उस दिन अपनी टैक्सी ड्राइव पर देखी थी। रेड किमोनो वो पहनी हुई थी एंड इनेगावा को बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से देख रही थी। इनेगावा बताते हैं लेकिन उसके बाद वहाँ से वो चेहरा अचानक से गायब हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया एंड उसके बाद से उन्होंने उस डॉल को कभी भी नहीं देखा। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो डॉल उसके बाद कहाँ चली गई। इसके बाद 1999 में इनेगावा एक और टेलीविज़न शो पर जाते हैं, एक ऐसी नॉर्मल टेलीविज़न शो पर, एंड वहाँ पर वो तानेगुची की बेटी से एक बार फिर से मिलते हैं। इस वक्त वो अच्छी खासी बड़ी हो चुकी थी एंड वो इनेगावा को बताती है कि इस पूरे टाइम तक जब इनेगावा को लग रहा था कि वो डॉल एकदम गायब हो चुकी है एंड किसी को पता नहीं था कि वो डॉल कहाँ पर है, उस पूरे टाइम में उस बच्ची को पता था कि वो डॉल कहाँ पर है। इस टाइम पर वो इनेगावा को बताती है कि वो माउंटेन्स में एक वेयर हाउस के अंदर बंद हुई हुई है। 1999 के वक्त पर उसने इनेगावा को ये लोकेशन बताई थी उस डॉल की, एंड उसने ये भी बताया था कि वो एक तरह से टेलीपैथिक कनेक्शन बना चुकी थी उस डॉल के साथ एंड वो इसी तरह से उससे बात करती थी। इनेगावा को इवन ये भी बताया कि जाने से पहले उस डॉल ने उस बच्ची को ये कहा था कि वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनेगावा से दोबारा मिलने ज़रूर आएगी। इनेगावा ने उस बच्ची से पूछा और कि तुम थोड़ा सा और बताओ इस बारे में, मतलब मुझे समझाओ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन इस पर उस बच्ची ने कुछ जवाब नहीं दिया एंड उसने सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइंग बनाकर इनेगावा के हाथ में दे दी। ये जो ड्राइंग थी जब इनेगावा ने देखी तो वो फ़ौरन से फ़ौरन इस जगह को पहचान गए थे। ये वही जगह थी जहाँ पर उन्होंने इस डॉल के साथ पहली बार ये प्ले करा था।